दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे बगल वाली खिड़की में ठाकर साहब विराजमान हैं और मैं और ठाकर साहब मिलके आज कुछ 2-3 ऐसे मुद्दे हमारे सामने उस पर बात करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका। जिस तरह से वोटिंग हुआ है वो अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि इतना ज्यादा वोटिंग वहां होता है आमतौर पे 80-81%, इतना ज्यादा नहीं होता और वो भी पर्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल में जहां पे ये हुआ। उसके बाद जो घटनाक्रम देश में हुआ और बाहर भी, वो दोनों आपको और हमको सबको सोचने पे मजबूर करने वाले हैं। देश में ये हुआ कि जो परिसीमन बिल पर जो एक्स्ट्रा 6-7 वोट मिले थे, वो अब साफ हो गया कि किसके थे। वो आम आदमी पार्टी के सांसदों के थे और वो 7 या 6 अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद 6 या 7 है। वो सांसद आम आदमी पार्टी के अब भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चले गए हैं। तो ये अपने आप में ये हो सकता था, ये हम समझ रहे थे, लेकिन अभी होगा और 7 का आंकड़ा होगा, हमको लगता था 3-4 शायद हो जाएंगे, लेकिन ये 7 है। अब कहा जा रहा है कि शायद एक आध और भी आ सकता है। तो वो जो विलय हुआ भाजपा का उस पर बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं कह सकते, लेकिन संघ के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और अभी भी संघ में बड़ा रसूख रखते हैं। ऐसे राम माधव ने हडसन इंस्टीट्यूट में जाकर जो सीटी बजाई है प्रेशर कुकर की अपने आप में, वो एक, उसके बाद फिर वापस यू टर्न मार के थूक कर चाट लिया, उस पर बात करनी है। और थोड़ी बात करेंगे आखिर में हम लोग गुजरात चुनाव को लेकर, गुजरात में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं उसको लेकर। सर, मैं शुरू करना चाहता हूं बंगाल की प्रधानमंत्री की झालमुड़ी के बाद वो नौका यात्रा, और नौका यात्रा को जिस तरह से प्रोपोगेट किया गया, और दूसरी ओर एक ऑपरेशन चल रहा था लोटस, जहां पे 7 लोग आके भाजपा में विलय हो गए। यहां से शुरू करते हैं सर। क्या, अब मैं सीधा सवाल पूछता हूं, इसमें मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सत्ता टिकाने के अंतिम उपायों को भी इस्तेमाल कर चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है? बिल्कुल सही बात आपने बताई है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे चुनावी प्रक्रिया एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी, ऐसी स्थिति अब खड़ी हो रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया गया, चुनाव से पहले जिस प्रकार से पूरे जो अधिकारी थे, वो पुलिस अधिकारी हो या चुनाव के साथ जुड़े हुए लोग हों, उसको बदल दिया गया। गुजरात कैडर के बहुत सारे लोगों को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। तो अब जो है चुनाव, पहले पार्टियां लड़ती थी, कार्यकर्ता जो है उस चुनावी प्रक्रिया में जुड़ते थे और एक इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा जो है चुनाव हारे या जीते जाते थे। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो रहा है जिसमें न तो पार्टी वर्कर्स की जरूरत है, न जो है मुद्दों की जरूरत है, न चुनावी रणनीति बनाने की जरूरत है। एक ऐसा इकोसिस्टम आप तैयार कर लो कि जिसके चलते सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है उसको मैनेज करो। वोटर लिस्ट मैनेज होने जाने के बाद पहले बूथ मैनेजमेंट ऐसा होता था कि कौन से बूथ में कितने नेगेटिव हमारे वोट है, उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, कैसे ज्यादा वोट डलवाए जाते हैं, उसको बूथ मैनेजमेंट कहते थे। अब प्रिसाइडिंग से लेकर जितने भी लोग उससे उसके साथ जुड़े हुए हैं, सुरक्षा दल की फोर्स जुड़ी हुई है, उन सारों को उस प्रक्रिया के अंदर लगा। तो ये धीरे धीरे अब चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हो रहा है। देश के गृह मंत्री 15 दिन तक जो है वो डेरा डालकर एक स्टेट के अंदर बने रहे, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जो है वो भी वहां पर जुटे रहे। भगवान जाने सरकार जो है वो कौन चला रहा है पिछले 15-20 दिनों से, उस प्रकार की स्थिति हो और चुनाव जीतने की एकमात्र जो है वो कोशिश होती दिखती हो। और जब आपको लगे
कि कुछ हो रहा है वो चमत्कारिक हो रहा है, यानी कि 92% का वोटिंग। देखिए 95% 95 लाख लोगों के वोट जो है वहां पर कटे, जिसमें ज्यादातर वोट उस कम्युनिटी के कटे जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं थे। उसके बावजूद 92% के आसपास पर वोटिंग होना, उसका मतलब तो पहले से विरोधियों के लगभग 1 करोड़ वोट सिस्टम से बाहर चले गए। वो वोट बाहर चले जाने के बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ना, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो पहले बताया जा रहा था कि भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति है, वो करो या मरो की स्थिति के अंदर भाजपा ने बहुत सारी चीजों को जो है उस पर नियंत्रण वहां पर कर दिया। और जिस प्रकार पहले फेज का चुनाव खत्म होने के बाद घोषणा कर दी गई है सीटों की कि लगभग 100 105 से 110 सीट जो है वो यहाँ पर हम जीत रहे हैं, यानी कि दूसरे फेज के अंदर उनको सिर्फ 50-60 सीटों की जरूरत है। तो स्ट्राइकिंग रेट अगर सेकंड फेज के अंदर कम भी रहा तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता बना देगी, इस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है। हो सकता है ये पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों के बीच में डालने की कोशिश हो। दूसरे फेज के अंदर जो है जो मतदाता वोट डालने जा रहे हैं उसके अंदर ये दबाव बनाने की कोशिश हो कि भाई निर्णय हो चुका है, अब आपका वोट जो है वो टीएमसी को देना या अन्य आपका वोट को जो है बर्बाद करना। तो ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश भी हो सकती है। बहुत सारे वहां के जो विश्लेषण आ रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 77 से 127 130 तक जा सकती है, यानी कि 40-50 सीट प्लस हो सकता है। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाइए नहीं दिख रहा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा चुनाव पलट जाए, जैसे बिहार में हुआ कि आपको जो कल्पना नहीं थी इस प्रकार का चुनाव का परिणाम आया, यानी कि आज जो 200 प्लस है टीएमसी वो बीजेपी हो जाए, टीएमसी जो है वो बीजेपी के आंकड़ों पे आ जाए या 100 तक सीमित हो जाए, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से और विश्लेषण करने वाले लोगों के ऊपर भी अब जो है जमीनी राजनीति के अलावा एक और जो है वो हिडन दबाव होता है कि अंदरूनी तौर पर कोई ऐसा सेटिंग हो चुका हो और हमारा विश्लेषण जो है गलत हो जाए, तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो वो जो और तो के बीच का विश्लेषण कर रहे हैं। तो सही बात जो है वो तो 4 मई को पता चलेगी। लेकिन जो मयूर भाई कह के गए वो बात बिल्कुल सही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद अभी जो चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और जिस प्रकार की बातें वहां से आ रही है, जिस प्रकार की कंप्लेंट्स वहां से आ रही है, तो उसमें ये चुनाव जो है जिस प्रकार यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि ये आखिरी चुनाव है शायद गुजरात का, यानी कि इस बार भी अगर 2021 का परिणाम मिल गया, नतीजा मिल गया, तो 2027 के चुनाव का ज्यादा महत्व रहेगा नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में एक बात चली जाएगी कि बीजेपी को हराना वो अब नामुमकिन हो चुका है। हम वोट डाले या न डाले, परिणाम जो है वो ये 3 राज्यों के चुनाव के बाद ये बात लोगों के जहन में बैठ गई है। और इसीलिए जमीन से जो चीजें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, उसके बावजूद भी एक डर जो है वो पॉलिटिकल विश्लेषण करने वालों के भीतर जो है वो दिखता है कि भाई ये है जमीन पर, यहाँ पर ये दिख रहा है ममता के प्रति जो है लोगों का लगाव है, बीजेपी के पास जो है अपना ओरिजिनल संगठन नहीं है, तो लोग जो है वो थिंकिंग उनका लेफ्टिस्ट का है और काम जो है सत्ता के लिए राइटिस्ट के साथ कर रहे हैं, तो कंफ्यूज है संगठन। ये सारी चीजों को चलते अभी भी जो है लग ये रहा है कि ये चुनाव या तो कांटे की टक्कर का होगा या वन साइडेड होगा। ये स्पष्ट 2 में से एक चीज जो है पश्चिम बंगाल के अंदर दिख रही है। तो देखना ये रह गया है कि अगर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे ही नतीजे वहां पर निकल कर आते हैं तो उस बात को हमें मान लेना चाहिए कि अब जो चुनाव है वो चुनाव औपचारिक होते जा रहे हैं और जितने भी उसके लिए प्रयास किए जाए, जिस
एक के बाद एक, देखिए पहले ईवीएम पर सवाल उठते थे, फिर इलेक्शन कमीशन पर उठे, फिर वोटर लिस्ट पर उठे, फिर इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन हैंडल करने की जो एक पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर सवाल उठने शुरू हुए। तो हर चुनाव में एक नया जो है वो कदम वो भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। तो हो सकता है कि ये आखिरी उनके जो पत्ते हैं वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी उतर गई हो। देखना ये रहेगा कि 4 मई को क्या जीतता है, तंत्र जीतता है या लोकतंत्र जीतता है। ये दोनों के बीच का जो है ये चुनाव है, और उस चुनाव में दमखम से जो है ममता लड़ी है। देखिए चुनाव ऐसे ही होने चाहिए। हमारे गुजरात के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं, हम उसका विश्लेषण भी करते हैं और हर चैनल पर जाते हैं, लेकिन जो किक मिलनी चाहिए विश्लेषण करने के लिए नहीं मिलती। क्योंकि क्या बोले, हम मुद्दे बहुत सारे हम बोल देते हैं वहां पर, लेकिन विपक्ष की जो स्थिति बना ली गई है, प्रजा की मानसिकता जिस प्रकार से तैयार कर ली गई है, तो उसके अंदर हमको भी जो है वो कमेंट्री करने में मजा नहीं आता। तो चुनाव ऐसे ही होने चाहिए जिसमें सत्ता पक्ष को सत्ता जाने का डर हो और विपक्ष को जो है वो कैसे सत्ता मिलेगी उसके लिए संघर्ष करना पड़े। तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जनता जो है उसका महत्व रहता है। गुजरात के अंदर ये हुआ है, वोटर्स का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक तरफ से पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश या तमिलनाडु जैसे प्रदेश, केरल जैसे प्रदेश एक आशा जगाते हैं कि अभी भी लोकतंत्र के अंदर लोगों का जो है वो महत्व भले 5 साल में एक बार पूछा जा रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंस बचा हुआ है। ये इंपॉर्टेंस बचा रहे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल के नतीजे जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे देखने के लिए। ठाकर साहब, आपने बड़े एक तो दो चीजें बड़ी अच्छी कही। एक कहा आपने कि 4 तारीख को देखते हैं कि लोकतंत्र का विजय होता है या लोकतंत्र का होता है ना। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक इसलिए थोड़ा नहीं रखता हूं, इसलिए नहीं रखता क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की अगर बात सुनी जानी हो तो अच्छी बात है। हम देख रहे सुनी नहीं जा रही है। ये तो कैसे भी करके जीतने वाला मामला है ना। यहां वो वाली फाइट नहीं है सर। यहां वो सही में मतलब कि हम जमीनी स्तर पर जो है दो पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष अपने आप को सत्ता मिलाना चाहता है, और वो एक बड़ी हेल्दी प्रोसेस है जो हमने और आपने भी सालों तक देखी। उसके बाद हमने उसको देखना बंद कर दिया क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो यहाँ तो क्या वो फिट नहीं बैठता ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कोई नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तो हो नहीं रहा है कुछ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री, मैं थोड़ा जी जी, प्रधानमंत्री, आज तक आपने किसी प्रधानमंत्री को, अरे हमारा छोड़िए, किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसी सिचुएशन में जहां इसके बिल्कुल बगल में जहां थे ना, वहां से बहुत करीब मणिपुर में महिलाएं बच्चों की बमबारी से हुई हत्या को लेकर रोड पे, रास्ते पे रात को दिन को निकल रही है, विरोध कर रही है, दुहाई दे रही है, मांग रही है, चीख रही है, पुकार रही है। और यहाँ पे इस देश का प्रधानमंत्री भद्रलोक का पहनावा पोशाक पहन के, हाथ में बहुत ही कीमती और बड़ा महंगा कैमरा लेके नौका विहार कर रहा है जैसे कि राम राज्य प्रस्थापित हो चुका है, करने को कुछ है नहीं। और उधर सब जल रहा है सर। इधर एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है। यहाँ गुजरात में चुनाव लोकल बॉडीज के जीतने के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को या तो खरीदा जा रहा है या तो किडनैप किया जा रहा है या घेरा जा रहा है, घेर कर उनसे जो है अपनी मनमानी करवाई जा रही है। 720 के आसपास सीट जो है वो अनकंटेस्टेड डिक्लेयर हो गई है, अनचैलेंज डिक्लेयर हो गई है, और प्रधानमंत्री नौका विहार कर रहे हैं। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, ये किस तरह का लोकतंत्र है सर? नहीं, मैं वही बात कर रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर जिसमें सिर्फ चुनाव जीतना एक ही मकसद है,
उसका गवर्नेंस से, लोगों के मुद्दों से किसी से लेना देना नहीं है। तंत्र का इस प्रकार से इस्तेमाल वहां पर करना है, और उसके बावजूद भी अगर मैंडेट बीजेपी के खिलाफ जाता है तो ये तय होता है कि अभी भी जो है तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र जो है वो मजबूती से खड़ा है। सवाल इतना ही है, नतीजा यही तय करता है। बाकी जो उनका रवैया है, उनका काम करने का तरीका है, उनके जो है 18 घंटे काम करने के बीच में उसी 18 घंटे के अंदर जो है अपने महोत्सव पूरा कर लेने का भी समय निकाल लेना है, ये जो सारी चीजें ये बदलने वाली नहीं है। देखिए, तो एक तरफ से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिनको इस सारी चीजों को देखना चाहिए, उसको नजरअंदाज करके सिर्फ जो है तंत्र के इस्तेमाल से चुनावी तंत्र पर काबिज होकर सत्ता को हथियाना है, ये मकसद है। उसके लिए जितने भी अलग अलग जो है वो काम करने हैं, इस्तेमाल करना है लोगों का, वो किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है लोगों को धमकाए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा प्रदेश, उसमें इस सारे हथखंडों के बाद भी अगर परिणाम पक्ष में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं एक जो है मैसेज शेष भारत के अंदर चला जाता है कि भाई देखिए, एक कोने में कोई पक्ष है, कोई पक्ष की नेत्री ऐसी है जो ये सारी चीजों का रोना नहीं रोती। तो कंप्लेन जो है वो लोगों को पर करती है कि देखिए हम कितने कितने पड़कारों के सामने जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन रोना नहीं रोती। उस सिस्टम को जो है वो परास्त करके, वो सारे हथकंडों को जो है वो ध्वस्त करके सत्ता बचाने की कोशिश में कामयाब होती है। तो ये मैसेज दूसरे जो पक्ष है उस पर भी जाएंगे और लोगों के बीच में भी ये मैसेज जाएगा, तो एक उम्मीद जो है कहीं ना कहीं बची रहती है। अगर ऐसी स्थिति में कोई नतीजा इनके पक्ष में नहीं आता तो बात इतनी थी। जहां तक लोकतंत्र का सवाल है कि लोकतंत्र के, वो तो मैंने पहले ही बताया कि एक मैकेनिज्म तैयार हो चुका है जिसके अंदर लोगों के नहीं, उनके वर्कर के भी कल उठकर ऐसी परिस्थिति होगी कि जरूरत नहीं रहेगी। उनका जो काम है बूथ मैनेजमेंट का, वो तो पुलिस के लोग कर लेंगे। उनके जो सरकारी महकम है जो चुनाव के वक्त काम करता है, वो लोग उसको कर लेंगे। आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो पहले जो जिला प्रभारी संगठन के काम करते थे, वो काम जो है वो कलेक्टर, मामलतदार, तलाटी कर लेंगे। उनको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को छोड़िए, उनके अपने संगठन की जरूरत जो है वो नहीं रहेगी। एक ऑटो मोड पर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा कि सिर्फ चुनाव आयोग को जो है चुनाव की घोषणा करनी है और उसके बाद में कुछ नहीं करना है। उसके बाद में एक ऐसा फिक्स जो है वो सिस्टम तैयार हो जाएगा कि जो उनको जो है वोट किसी न किसी प्रकार से दिलवा दे। सवाल ये थे। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई एक जगह से उम्मीद की किरण निकलती है तो कहीं ना कहीं आशा बचती है कि अभी भी जो है इनको हराने वाले, जैसे कि संसद के इलेक्शन के अंदर हुआ, आज नारी वंदन अधिनियम बिल के चलते जो उनको परिसीमन वाला कानून वो मुखौटा पहनकर पारित करना था, वो नहीं कर पाए ना। तो ये लोगों का दबाव बना, लोगों ने उनको इतना जो है वो बहुमत नहीं दिया। फिर वो बहुमत को चुरा ले, 7-8 लोगों को जो है सांसदों को तोड़ ले, वो अलग चीज है। जिस प्रदेश के अंदर उनके 4 विधायक है, वहां से 7 जो है अब राज्यसभा के एमपी हो गए। ये जो है वो कम नसीबी है। लेकिन वैसे मैंडेट जो है वो लोगों के चुरा कर अगर अपने पक्ष में लोगों को कर लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उनका जो था कि रात को राजा को विचार आएगा कि कल उठकर मुझे ये करना है, और कर देते थे, उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए। और उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको और ज्यादा इस प्रकार की चीजों करने पर मजबूर कर देता है कि अब जो है इसका बदला लिया जाए। जो संसद में हार हुई है, वो भी हार जो है वो अपने आप तय की हुई उनकी हार। उनको पता था कि हम संसद के अंदर पराजित होने वाले, हमारे पास आंकड़े नहीं है। लेकिन उनको दिखाना ये था कि हम जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज करने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने उसको, और वो नैरेटिव को ये 2 प्रदेश जो बाकी थे, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, उसमें उनको ले जाना था। तो महिलाओं की चिंता थी। अगर महिलाओं की इतनी चिंता होती तो इनके 20-25 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री है, एक ऐसा प्रदेश
जिसकी ना पुलिस उसके पास है, न जो है और ज्यादा सत्ता उनके पास। ऐसे दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री है, उसके अलावा कहाँ महिला मुख्यमंत्री है? जो दो थी, आनंदीबेन पटेल, वसुंधरा, उनके तो जो है किनारा कर लिया है। उनके संगठन के अंदर महासचिव के तौर पर एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते पंकजा मुंडे है। उसके अलावा कौन है संगठन के बड़े हुद्दे पर? उपाध्यक्ष का हुद्दा जो है वो तो नौटंकी है। ऐसे हुद्दे पर जो है वसुंधरा राजे को बिठा दिया है, लेकिन उनके महत्व के जो पद है मंत्री, महामंत्री के, उस पर महिलाएं नहीं है। संगठन में 33% महिला आरक्षण नहीं है। उनके जो टिकट का बंटवारा होता है संसद में और विधानसभा में, मैंने तो गुजरात के सभी नेताओं को कहा कि गुजरात तो मॉडल है, गुजरात तो प्रयोगशाला है, सभी चीजें गुजरात से शुरू होती है। 2027 के लिए घोषणा कर दीजिए कि हम कानून पारित हो या न हो, कानून 2034 में लागू हो या न हो, हम जो है वो 33% जो है टिकट वो महिलाओं को बांट देंगे 182 में से। ये करना नहीं है, लेकिन संसद का भी इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जाता है। और जब वो चीज, इतनी बड़ी चीज करने के बाद ग्राउंड पे चलती नहीं है, तो इनको पता चल जाता है कि ये मुद्दा चला नहीं, यूसीसी वाला मुद्दा नहीं चला, महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं चला, तो फिर क्या चलाएंगे? तो फिर ज्ञानदेश जी उनके काम में आएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि अब धीरे धीरे लोगों की नहीं, अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बिहार की और महाराष्ट्र, हरियाणा की तरह जीत जाते हैं, तो फिर लोगों की छोड़िए, उनके खुद के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सही है। उनके जो कार्यकर्ता है, उनका कभी किसी भी पार्टी के अंदर वर्कर का जो है वो महत्व तब रहता है कि पार्टी कमजोर स्थिति में हो। देखिए, पहले लोग कहते थे कि छोटे छोटे कार्यकर्ता के यहाँ बड़े नेता जाते थे, चाय पीते थे, क्योंकि पार्टी छोटी थी। पार्टी जब बड़ी हो जाती है तो फिर नेताओं को मिलना वो कार्यकर्ता के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार, और इससे आदत पड़ जाएगी, उनको पता चल जाएगा ये 4-5 चीजें हैं, उसको सेट कर लो, उसके बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है। फिर सभा से सरगस रैली, वो तो औपचारिकता है, वो तो करना पड़ता है, लोगों के बीच में दिखाना पड़ता है कि भी वोट हमको चाहिए, इसलिए हम आपके बीच में आए। बाकी और चीजों, कहीं पर भी देखिए मुद्दों की चर्चा कहाँ हो रही है? किसी भी चुनाव के अंदर, यहाँ स्थानिक स्वराज के चुनाव चल रहे हैं ना, यहाँ पर भी मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही। न पश्चिम बंगाल, अरे मछली का मुद्दा देखिए, ममता बनर्जी का नैरेटिव देखिए, इन सारे सनातनियों को मछली खाने पर मजबूर कर दिया। और जो है वो एक बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा था कि भूख लगी इतनी वोट की सरकार को, चंदन लगा के खा गए मछली मंगलवार को, मंगलवार के दिन चंदन का टीका करके मछली खा गए। तो ममता बनर्जी जो है नैरेटिव में फंसाने में कम नहीं है उनको। और वहां पर जैसे ये जो रचना है इस पंक्ति की, इसके कवि क्या श्री राजेश ठाकर जी हैं? नहीं, मैंने कहीं पर सुनी थी और वो मुझे बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छी बात कही है। कोई उर्दू शायर था, नाम मैं भूल गया हूँ, उसने कहीं मुशायरे के अंदर, ये दोबारा होना चाहिए कि भूख लगी वोट की इतनी सरकार को, चंदन लगा के खा गए मछली मंगलवार को। क्या बात है। तो जैसे वहां मतलब देखिए वो कंपटीशन क्या चल रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री जाकर कह रहा है कि दीदी आप भी मुख्यमंत्री है, दीदी हम भी मुख्यमंत्री है, चलो मांस खाने का कंपटीशन कर लेते हैं। और ममता दीदी मैं आपसे 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। देखिए चर्चा। एक चीज और भी मुझे याद आई, ये कहीं मेरे ख्याल से कल शायद सत्या, अपने बीइंग ऑनेस्ट वाले सत्या ने कल कुछ कहा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि ये जो दीदी वाला टोन निकल रहा है ना, वो कैसे निकल रहा है पता है? वो टोन उसने बड़ा अच्छे से बताया। उसने कहा कि आपकी बड़ी बहन है, आप छोटे हैं घर में, आपकी बड़ी बहन जो है बड़ी दबंग है, आपको जो है पापा की गैर मौजूदगी में आपको पीट दिया। अब आपको लगा कि नहीं, मैं भी सामने हमला करके पीट दूंगा, कोई है नहीं तो मैं हाथ साफ कर लेता हूँ दीदी पे।
उसी दौरान पापा आ गए, दीदी ने फरियाद कर दी कि पापा ये मुझे पीट रहा है, पापा ने उसको फिर से पीट दिया। तो पापा पीट के चले गए। उसके बाद जब फिर अकेले हुए तो उसको लगा कि मैं अब पीटूंगा, तो फिर दीदी ने पीट दिया। फिर जो आवाज निकलती है कि ए दीदी, ओ ओ दीदी। देखिए, एक तो ये मछली वाला कांड ये हो गया। फिर उन्होंने वो उनके हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश से भेज दिए। उन्होंने और एक कांड कर दिया। उन्होंने कह दिया कि विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब सुभाष चंद्र बोस के प्रदेश में जाके आप उनके स्टेटमेंट को आप विवेकानंद के नाम पर चढ़ा दोगे, और फिर आपने चोला भी विवेकानंद का पहना है, भगवा रंग का। और दीदी जो है जवाब उसका क्या देती है? दीदी जवाब देती है कि ये तो जो है वो हमारे सुभाष बाबू ने बोला था। और फिर उसके बाद जो एक शब्द योगी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैं नहीं करना चाहता, नहीं कह सकते। तो ये स्थिति देखिए, मुद्दे इसी पर। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पिछले चुनाव में दीदी ओ दीदी, और फिर राम राम के नारे वहां पर लगे थे। हरियाणा में जलेबी जलेबी चला था। फिर संसद के इलेक्शन में भैंस चली थी, मंगलसूत्र चला था। तो मुद्दों की चर्चा इनको नहीं करनी, क्योंकि इनको पता है कि उसमें हम फंस जाएंगे। तो यही सारी चीजें कर दी हैं। लोगों का एंटरटेनमेंट करना है, चुनावी यात्रा जो है उसमें निकल जाना है, फिर जो काम करना है वो जर्नलिस्ट एंड कंपनी जो है वो तो बैठी हुई है, वो बाकी का सारी चीजें देख लेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस स्थिति के अंदर, उसके बावजूद भी 15 साल के बाद अगर ममता अपनी सत्ता बचाने के अंदर सफल हो जाती है तो एक मैसेज जाएगा। देखिए, विपक्ष में भी जाएगा और लोगों के बीच में भी जाएगा। तो आप अब गुजरात में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि स्थिति अब धीरे धीरे लोगों की मन की क्या हो रही है। तो अति का जो है वो फिर धीरे धीरे अंत होना शुरू होता है, अति होती जा रही है। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग जो हैं उनको भी अब धीरे धीरे इस चीजों का एहसास हो रहा है। और ये तोड़ने वाली राजनीति है। उस राजनीति में तो अब ऐसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 33% जो है रिजर्वेशन में आ गई। उनका जो संगठन है उसमें 67% जो है वो कांग्रेस, लेफ्टिस्ट, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा जहां से भी आए हैं वो है। और 30 तो कल उठ के ऐसा होगा कि उनके संगठन के लोग जो है वो डिमांड करेंगे कि मूल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उसके लिए संगठन में 33% आरक्षण रखा जाए। स्थिति ये आने वाली। कमल का रक्षण किया जाए, नारी संरक्षण की तरह कमल संरक्षण। अच्छा ठाकर साहब, थोड़ा बीच में ये हम लोग जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात तो करनी भी है थोड़ी इसलिए अब कल मैं बात कर रहा था, वो आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने जो कर्मठ लोग थे उनमें से एक थे अंगेश कुमार सिंह, है ना, जो कि काफी संगठन में बहुत बड़ा काम करते थे वो। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले उनको बहुत कुछ जो कह रहे थे कि भाई ठीक नहीं हो रहा है पार्टी में, और उसको लेकर फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और 24 में वो काफी खिलाफ होकर लड़े आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। उनसे मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने काफी कुछ चीजें बताई। एक चीज उन्होंने ये बताई कि संदीप पाठक जो है, ये प्रोफेसर संदीप पाठक जी जी, बोले वो किस हैसियत से कैसे बोले औरों का तो समझ में आता है, राघव चड्ढा का समीकरण समझ में आता है कि कैसे वो जुड़े थे और फिर कैसे ग्रो किए, है ना। बाकी जो सांसद बनाए गए तो उनका तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बड़ा महत्वपूर्ण था, हरभजन सिंह का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था, ये समझ पा रहे हैं। बोले ये आदमी का एकेडमिक बैकग्राउंड सॉलिड था तो समझ में आता है। तो ऐसे तो बोले इस देश में लाखों लोगों के बैकग्राउंड सॉलिड होते हैं, हर कोई तो आके सीधा किसी पार्टी का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट तो नहीं बन सकता ना। बोले ये कैसे आके बन के समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने गुजरात का जिक्र किया तो मैंने कहा कि देखो अंगेश भाई, ऐसा है
कि आपकी अभी इस वक्त जो गुजरात की पूरी टीम है वो संदीप पाठक के द्वारा बनाई हुई टीम है। ये बोले नहीं नहीं संजय सिंह, मैंने कहा नहीं संजय सिंह तो आके चले गए। संजय सिंह तो आए थे 2014 में, 16-17 तक उन्होंने जो करना था वो किया, पर वो टिका नहीं कहीं। उसके बाद तो और भी लोग आए, पर आखिर में आए संदीप पाठक 2022 के चुनाव से पहले, और उन्होंने एक जो खाका तैयार किया, एक जो ढांचा तैयार किया टीम को लेकर, मैंने कहा ये तो वही सब लोग हैं, इसमें ईशुदान गढ़वी भी वही है, गोपाल इटालिया भी वही है, मनोज सोरठिया भी, ये सब संदीप पाठक के द्वारा खड़ी की गई टीम है, और इनके हाथ में अभी पूरा गुजरात का आम आदमी पार्टी का तामझाम है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर संदीप पाठक बिना किसी वजह आके इतना बड़ा आदमी बन सकते हैं, और फिर बिना किसी वजह कोई कारण दिखाई नहीं देता है, वो अंगेश भाई भी कह रहे थे कि कोई कारण दिखता नहीं है उनका छोड़ने का, और फिर चले जाते हैं बीजेपी में, तो इसका असर क्या आप, या इसको कैसे जोड़ेंगे आम आदमी पार्टी और गुजरात जो संगठन है उसको और संदीप पाठक को लेकर? देखिए, संदीप पाठक को मैं भी मिल चुका हूँ। पहले गुजरात का जब संगठन बन रहा था प्रारंभिक तौर पर, उस वक्त गोपाल राय जो है वो सारी चीजों को देखते थे, और वो यहाँ पर बहुत दिनों तक रुकते भी थे, और प्रारंभिक जो संगठन बनाया था वो गोपाल राय ने बनाया था। उसके बाद जो है संदीप पाठक जो है वो रणनीतिकार की तरह से पार्टी के अंदर आए। संदीप पाठक मेहनती आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो जो है दो काम कर रहे थे, एक तो डेटा का काम कर रहे थे, उनकी एक टीम लेकर वो दिल्ली से आते। देखिए, वो उनका काम करने का तरीका इस प्रकार का था कि उनका जाने से कैसे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा वो मैं बता रहा हूं। संदीप पाठक का काम करने का तरीका ये था कि जिस स्टेट के अंदर उनको जिम्मेदारी दी जाती थी, वहां अपनी एक टीम 60-70 लड़कों और लड़कियों की लेकर वो जो है वो स्टेट में चले जाते थे। फिर वहां का जो है वो डेटा एनालिसिस करते थे, बूथ का जो है वो सारा खाका वो तैयार करते। वो सिर्फ वहां का जो संगठन का ढांचा था उनको जो है वो निर्देश देते थे कि आपको इस बूथ के अंदर ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। क्यों करना है, उस सवाल का जवाब संदीप पाठक कभी भी किसी को नहीं देते। वो ये कहते थे कि मैं जो बता रहा हूं आप ऐसा काम कीजिए, नतीजा आपको मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग जो दी जाती थी वो प्रवक्ता के तौर पर या बूथ के तौर पर जो कार्यशालाएं होती वो संदीप पाठक चलाते थे। वो ठीक है, वो सभी पार्टी करती है, वो काम वो करते थे, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है अपने तक सीमित रखते थे। तो गुजरात का जो संगठन बना हुआ है उसमें भी जिस प्रकार के संदीप पाठक ने 2022 के अंदर वो पीआरसी वो केजरीवाल का या बूथ का जो मैनेजमेंट हो या प्रत्याशी को पसंद करने की जो प्रक्रिया हो, उसमें अपने वो लैपटॉप या टीम थी उसके जरिए जो है एक सर्वे अपने आप वो करते थे, जिसमें गुजरात के संगठन के लोगों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी राय का बहुत ज्यादा जो है वो महत्व उसमें नहीं रहता था। 2-4-5 जगह के अलावा उन्होंने दिल्ली के अंदर भी काम किया, पंजाब में काम। अब जो स्थिति बनी है उसमें आम आदमी पार्टी में ये सारे लोगों को ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो या केजरीवाल हो, 5-7 लोग हैं जो ही, नीरज पांडे इसमें आप जोड़ सकते हो ना, 5-7 लोग हैं जो तय करते हैं, और उनके निर्णय पर अगर कोई आदमी राय देने की कोशिश करता है तो उस राय को सुनते नहीं है लोग। तो बिल्कुल जो है वो बीजेपी का जिस प्रकार से है डिक्टेटरशिप, ऐसी डिक्टेटरशिप जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर आ गई है, और जो राज्यसभा की सीटें भी जिस प्रकार दी जाती है उसमें भी बहुत सवाल जो है उसमें उठे। देखिए, ईशुदान गढ़वी यहाँ पर है, उनका भी अभी बात ये चल रही है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। जिस प्रकार के रवैया है उनको भी लग रहा है कि गोपाल इटालिया ने पूरी जो है प्रदेश की पार्टी वो कैप्चर कर ली है, और गोपाल इटालिया यानी कि पास का जो है वो बेस था उनका, तो पाटीदार नेता जो है बहुत ज्यादा उनके साथ थे, थोड़ा
खोडलधाम का भी सपोर्ट है। ईशुदान भाई जो है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, वो कोई आंदोलन के व्यक्ति नहीं थे। वहां से उनको एक बड़ा नाम चाहिए था, पार्टी के अंदर भीतर लेके आए वो लोग, लेकिन उनका जो है वो बैकअप कोई नहीं है पार्टी के भीतर। अगर ईशुदान भाई को देखो तो उनके पीछे जो है संगठन के बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो वो अलग थलग जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ये अंदर के लोग बता रहे हैं। तो हो सकता है 2027 तक गुजरात के अंदर जो विकेट गिरनी है उसमें कुछ ऐसे नाम भी आए कि जो अभी प्रमुख नाम है। पंजाब के अंदर जो बताया जा रहा है ये ऑपरेशन का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड जो ऑपरेशन है वो इन राघव चड्ढा और संदीप पाठक ये सारी टीम के जरिए वो विधायक को तोड़ने का है। बताया ये जाता है एक बहुत बड़ा स्प्लिट 2027 से पहले पंजाब के अंदर जिस प्रकार राज्यसभा के अंदर हुआ, ऐसा ही करने की कोशिश, क्योंकि पंजाब के अंदर बीजेपी कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी वो जो है थर्ड या फोर्थ नंबर की फोर्स है। अभी अकाली दल और कांग्रेस के पीछे ही। आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये टोक रहा हूँ जी। और मैं थोड़ा गुजरात को और विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि संदीप पाठक का, क्योंकि इस वक्त गुजरात लोकल बॉडीज इलेक्शन अभी होने वाले हैं, अभी 2 दिन में, कल ही होंगे, है ना? या तो अगर आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शायद ये कल अगर अपलोड होगा तो समझ लीजिए कि 26 तारीख को होंगे, तो आज होंगे, ये कह सकते हैं। तो संदीप पाठक, अच्छा ऐसा तो ये सब कोई चीजें अचानक तो होती नहीं है सर, नहीं होती। ये सब जो है पर्दे के पीछे बहुत लंबी एक सोच विचार होती है, करना होता है क्या। तो संदीप पाठक का भारतीय जनता पार्टी, और वो खुद कह चुके हैं कि मैं 6 महीने से विचलित था कि मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, मतलब 6 महीने उनके कहने के मुताबिक वो he was not dedicated to आम आदमी पार्टी, he was not, he was just hanging there, लटक रहे थे वहां। और इसी दौरान जो है गुजरात इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन के उम्मीदवारों का सिलेक्शन से लेके हर चीज से लेके वो बनी है, और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि उनमें उनका बहुत बड़ा से रहा होगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब अब वो चले गए हैं तो लोकल बॉडी इलेक्शन जो गुजरात के बड़े पैमाने पे हो रहे हैं उसमें इस पाठक साहब के बीजेपी में चले जाने से आपको कोई लगता है कि कोई बहुत बड़ा असर इस चुनाव में होगा? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका भाजपा में चले जाना पहले से तय था ही, तो उनका जो भी हस्तक्षेप या जो भी निर्णय रहा होगा इस लोकल बॉडीज चुनाव में गुजरात में, वो क्या असर कर सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, मैं इसका असर कम देखता हूं, लेकिन 7 लोगों का चला जाना उसका असर जो है वो लोगों के बीच में 100% होता है। जैसे कांग्रेस में होता था कि कांग्रेस में हर चुनाव दर चुनाव जो है वो कांग्रेस टूटती थी, तो लोगों को लगता था कि एक कॉन्फिडेंस जो लोगों का विपक्ष के प्रति होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस गिर जाता। अभी 5 विधायक पिछली बार जीते थे, उसमें से 2 चले गए, फिर एक रिटेन कर लिया उन्होंने विसावदर को, लेकिन 5 में से 2 चला जाना, यानी कि वो भी जो है हिस्सा लगभग 30% से ज्यादा हो गया। सूरत के अंदर 27 लोग चुनकर आए थे म्युनिसिपल काउंसिलर, उसमें से जो है 6 लोग चले गए थे, तो वो भी जो है 20% का वो हो गया। अब इतने बड़े पैमाने पर जब राज्यसभा के मेंबर चले जाते हैं तो लोगों के बीच में और आम आदमी पार्टी के संगठन के बीच में कार्यकर्ताओं को भी ये लगने लगता है कि क्या गुजरात के अंदर भी अगर चुनाव जीतने के बाद जो टिकट दी गई है उसमें से बहुत सारे लोग अगर जीते तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि क्या, तो ये संगठन और उसके मॉरल पर उसका असर होगा। संदीप पाठक का पर्टिकुलर असर मुझे वोटिंग में इसलिए नहीं दिख रहा कि वो पब्लिक फिगर नहीं थे। संदीप पाठक जो है वो पब्लिक में नहीं थे, वो न तो सभाएं करते थे, न रैलियां करते थे, न लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जाते थे। उनका काम रणनीति का था, तो वो कर्टन के पीछे रहते थे। हाँ, पार्टी के भीतर उनके निर्णय जो है मैं शायद इसको ठीक से रख नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हर कोई चीज के सूत्रधार होते हैं तो कठपुतलियां आपके हिसाब से नाचती है। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। तो उन कठपुतलियों का क्या?
उनके द्वारा लिए गए संगठन के निर्णय, यानी कि संगठन के अंदर किसको प्रमुख बनाया जाए, किसको महामंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको डिस्ट्रिक्ट सौंपा जाए, वो सारी चीजों के अंदर संदीप पाठक का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। उसमें बहुत सारे लोग उनके होंगे। अब वो क्या करेंगे, वो मैनेजर का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और जो भी ये की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनको अभी कुछ नहीं करेंगे। देखिए, उनका ये एक स्टाइल है कि आप अंदर से जितना नुकसान कर सकते हो उतना बाहर निकल के नहीं कर सकते। तो राजू करपड़ा का जो हुआ है, हो सकता है उसके अंदर भी जो संदीप पाठक जो है उनका कोई रोल रहा हो। उनको एडजस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो संदीप पाठक ने जो है वो ऊपर बात करी हो, ये हो सकता है। तो इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, 6-8 महीने के अंदर धीरे धीरे पार्टी के भीतर ही उनके जो लोग होंगे, उनके बिठाए हुए लोग होंगे, वो पार्टी की बातों पर जो है वो कहने लगेंगे कि इसके अंदर टिकट बेची जाती है, गोपाल इटालिया अपनी मनमानी चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और धीरे धीरे जब 2027 का चुनाव आ गया तो आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है, वो दिखाने के लिए फिर जो है वो टाइमिंग के हिसाब से लोगों को तोड़ा जाएगा। और उसमें मुझे बिल्कुल 2027 के पहले अगर जो कोई विकेट गिरती दिख रही है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, तो वो बड़ी विकेट हो सकता है पार्टी प्रेसिडेंट की भी गिर जाए। तो ये बिल्कुल सही, क्योंकि जरिया जो था केजरीवाल के साथ यहाँ के संग अहमद पटेल का जो रोल था वही संदीप पाठक का रोल था। आम आदमी पार्टी केजरीवाल और उनके शीर्ष नेतृत्व के बीच में कोई मीडिएटर का काम था तो वो संदीप पाठक का था। यहाँ संगठन का कोई भी आदमी कुछ भी चीज है वो पहले पाठक को बताते थे, पाठक जो है वो उसको कम्युनिकेट करते थे ऊपर दिल्ली के नेताओं के बीच में। वो कड़ी में अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर का काम शुरू कर देते हैं और गुजरात आम आदमी पार्टी के संगठन को बीजेपी के लाभ में मैनेज करना शुरू कर देते हैं तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को 100% होगा। अगर केजरीवाल और गोपाल इटालिया पार्टी को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ऐसे ट्रेटर्स जो है उनको ढूंढ निकालना पड़ेगा और अपने आप सिस्टम से बाहर करना पड़ेगा। ये करने की प्रक्रिया में भी आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो बिखराव होगा, क्योंकि सारे नए लोग हैं, नए लोगों को लेकर आए हुए लोग हैं। तो अभी आप देखिए कि वो कौन था वो गोस्वामी, वो पहले चले गए, फिर राजू करपड़ा वहां से चला गया, फिर वो भादरका वाले बापू जो है वो कांग्रेस के अंदर चले गए। तो वो चले जाने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है। लेकिन जो बड़ी विकेटें हैं वो मैं समझता हूं वो 2027 के पहले अभी जो है वो नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी में रहते हुए संदीप पाठक का काम करेंगे और उसके बाद जो है वो हो सकता है। तो ये नुकसान आम आदमी पार्टी को है वोटिंग के तौर पर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संदीप पाठक पब्लिक के लिए अनजान तो नहीं कर सकते कुछ वोटिंग। हाँ, लेकिन ढांचे को लेकर हाँ, ढांचे में ये हो सकता है 100% हो जाए। इसीलिए मैंने उनको आम आदमी पार्टी का अहमद पटेल बताया कि जो भूमिका कांग्रेस के लिए अहमद पटेल करते थे वही भूमिका में संदीप पाठक यहाँ पर थे। तो और सिर्फ गुजरात की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक के रूप में गोवा में भी काम किया, हरियाणा में भी काम किया, दिल्ली में काम किया। तो जो ये लोग गए हैं आम आदमी पार्टी के, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी मुझे तो ये भी लगता है, हालांकि इसके पास इस बात को लेकर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बातें हम जब करते हैं तो आपको पता है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें बहुत सारी होती हैं, उसमें से जो निकलता है वो ये निकलता है कि राघव चड्ढा तो बलि का बकरा बन गया, उसका चेहरा सामने रख दिया गया। एक्चुअली पूरा जो ये मामला है वो संदीप पाठक ने डील किया है। देखिए राघव चड्ढा, जब लोग कहते थे कि राघव चड्ढा की अकेले की बात थी कि वो जा रहे हो, मैंने बोला था कि राघव चड्ढा वो आम आदमी पार्टी के अरुण जेटली, वो काउंसिलर का चुनाव जीत नहीं सकते। वो जो है वो क्रीम बॉय है, बहुत सुखी परिवार से हैं, उनको जो है थोड़ी सी गर्मी भी वो सह नहीं पाएंगे। वो आंदोलन के आदमी नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है उसमें उनका रोल जो है वो एसी कैबिन वाला है। उनका रोल वो नहीं है वो जो सड़क पर होता है। और दूसरा, उन्होंने जब शादी कर ली थी एक ऐसी शख्सियत से
कि वहां से फिर जेल जाना, ये करना, वो करना, वो एक प्रेशर जो है वो फैमिली से भी उनके ऊपर पड़ता होगा। और देखिए आप, सुरमा कितने भी बड़े हो, शाम को जब आपको घर जाना होता है तो सबसे ज्यादा दबाव जो है वो हाई कमांड से ज्यादा जो है अपनी बीवी का ही पड़ता है। तो राघव चड्ढा का हम समझ सकते थे कि, और उनके जाने से इतना बड़ा नुकसान नहीं होता पार्टी को। ये भी मैं अब राघव चड्ढा को ये क्या करेंगे, गाजर लटकाएंगे पंजाब के सीएम का, आप समझे कि नहीं। जी और जी बिल्कुल। फिर जो है, अब इसीलिए मैंने कहा ये ऑपरेशन का पहला पार्ट है। अब दूसरा बहुत पार्ट सही। जो है वो पंजाब की विधायकी को तोड़ना, क्योंकि वैसे पब्लिक के वोट लेकर ये लोग सत्ता में आ नहीं सकते, नहीं आ तो सकते, इनको नहीं यही आ सकते। करना पड़ेगा, इनको यही करना पड़ेगा। और उसकी तैयारी जो है वहां पर शुरू कर दी है। और पंजाब में अगर देखिए, दिल्ली में शासन रहा नहीं, पंजाब में अगर ये टूटने की स्थिति होती है तो फिर यहाँ का मालिक कौन, गोपाल इटालिया, ईसुदान गढ़वी, दो जो है आम आदमी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं गुजरात के अंदर इस नैरेटिव के बाद। तो और कमनसीबी देखिए, कल मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी थे और कांग्रेस के प्रवक्ता। जब कांग्रेस के लोग टूटते थे तो आम आदमी पार्टी खुश हो जाती थी, वो कहते थे कि ये तो माल सप्लाई करने वाली कंपनी है। जब जब भाजपा को माल की जरूरत पड़ती है, राज्यसभा में 10 कम पड़ रहे हैं, माल सप्लाई कर दिया कांग्रेस ने, ऐसा कह के जो है वो कांग्रेस की आलोचना करते थे। उस वक्त वो नहीं कहते थे कि लोकतंत्र को खतरा है, डिक्टेटरशिप आ गई है, लोगों को खरीदा जा रहा है। कल कांग्रेस वही बात कर रही थी कि ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, वो तो जो बीजेपी की बी टीम है, उनको जब जब जरूरत पड़ेगी यहां से लोग चले जाएंगे, वो होगा। वो भी नहीं कह रहे थे कि लोकतंत्र पर खतरा है। तो विपक्ष के लोग ही जब विपक्ष टूट रहा है उसमें खुशी मना रहे हैं। हकीकत में तो ये मैं बहुत समय से ये कह रहा हूं कि अगर सीबीआई, ईडी कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर गलत चार्ज करती है तो देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां है, 25, 30, 35 जितनी भी, उनको एक साथ लामबंद होकर उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी पार्टी के नेता को जो है वो तोड़ा जाए या किसी पार्टी को तोड़ा जाए तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर जो है उसका विरोध करना चाहिए, अगर आपको लोकतंत्र की चिंता है तो। लेकिन इसमें भी इसमें विपक्ष भी खालिद जो साहब है अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं। हुआ ये है, जो मैं बहुत ही माइल्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं, मुझे पता है, हमने इस पर बातें भी की है। हम हुआ ये है कि देखिए, करप्शन तो इस दुनिया में आदि अनादि काल से चल रहा है, भ्रष्टाचार। वो मुझे तो वो भी मैं जिक्र कर दूं कि जब जब वो ब्रिटिश दौर चल रहा था और एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस मिला था, इस तरह से कि आप सरकारें बना सकते हैं, चुन सकते हैं, पर उसका हेड एट द एंड ऑफ इट जो है वो वाइसरॉय रहेगा और गवर्नर रहेगा। जब पूरी सत्ता नहीं दी गई थी ना, जब सुभाष ने कहा जी कि जी ये जी नहीं चलेगा, जी सुभाष जी ने कहा जी था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, ये आधा अधूरा नहीं चाहिए। तो उस दौर की बात कर रहा हूं मैं। तो तब उस वक्त से ही बहुत सारे करप्शन के, भ्रष्टाचार के उदाहरण उस समय हमको मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार तो रग रग में है इनकी। ये तो कोई जो राजनीति में आता है वो कैसे वो भ्रष्ट नहीं है या करप्ट नहीं हो पाता, ये मानना बड़ा मुश्किल है। अब हुआ ये है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुतरते थे एक चूहे की तरह सिस्टम को। कोई बड़ा हिस्सा है ना, वो चीज है तो कोई बड़ा हिस्सा चीज का खा लेगा, कोई छोटा खा के संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें एक ये पॉलिटिकल डिसेंसी थी कि वो इस मुद्दे पे एक दूसरे को नहीं पछाड़ेंगे, क्योंकि हम्म। उनको था कि भाई हमाम में तो हम सब नंगे हैं, कोई थोड़ा नंगा है, कोई पूरा नंगा है, लेकिन है कुल मिला के। तो हम लोग हो सकता है केस बेस बना दे, जैसे लालू पे बना केस, लेकिन यूपीए कांग्रेस ने कभी उसमें कोई अंतिम निर्णय लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए थोड़ा बहुत एक दूसरे को हड़का देते, दबा देते, और पर्दे के पीछे वो निगोशिएशन चलता रहता था, और ये सब एक दूसरे के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ी जाती थी। नरेंद्र भाई ने कहा कि नहीं, क्योंकि सब नंगे हैं पर हम सत्ता में हैं, तो सबको नंगा साबित करके छोड़ेंगे। तो जो स्पेस थी, पॉलिटिकल डिसेंसी जो थी इस मामले में,
नरेंद्र भाई ने और अमित भाई ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उससे पहले वाली जो राजनीति थी वैसे चलती थी कि हाँ यार ठीक है, इस बार तुम आ जाना, तुम थोड़ा खा लेना, उसके बाद हम आएंगे तो हम थोड़ा खा लेंगे, चलता रहेगा। यहाँ पे नरेंद्र भाई ने कहा कि नहीं, मैं ही खाऊंगा और मैं ही खिलाऊंगा जिसको खिलाना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये अनपेक्षित था लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में है। मुझे लगता है और कि ये अब सबसे बड़ा एक बदलाव है। और अब तो जो है वो एक क्राइटेरिया ही बन गया है कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो सबसे ज्यादा हमले जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह पर करता है, जो सबसे ज्यादा जो है वो क्रांतिकारी दिखने की कोशिश करता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो जो है अपनी प्राइस जो है वो बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। उनका जैसे 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 एक प्राइस पर वो आ जाएंगे बार्गेनिंग करने की, हाँ, फिर जो है वो अपने आप को बेच देंगे। तो ये जनता के लिए जो है वो समझना मुश्किल हो गया है कि कौन क्रांतिकारी है और कौन जो है अपने आप की प्राइस को बढ़ा रहा है। तो जितने भी हमने देखिए, आप हार्दिक पटेल देखिए, आप अल्पेश ठाकुर को देखिए, आप राजू करपड़ा को देखिए, सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गालियां देने वाले लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते थे, व्यक्तिगत जो है वो गालियां देने वाले लोग, ऐसी ऐसी बातें बताने वाले लोग, वो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर सेट हो गए। तो अब ये एक जो है बैरोमीटर बन गया है सभी के लिए कि अगर इस पार्टी के अंदर अच्छी डील लेनी है तो सबसे घटिया जो है वो गालियां किसको हमें देनी है। ये, तो ये सवाल जो है ना, इसलिए लोग, हम कहते हैं कि लोग क्यों विपक्ष को जो है कमजोर बना रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भरोसा नहीं पड़ रहा कि ये जो अभी लड़ता दिख रहा है वो कर क्या रहा है, आखिरकार में वो जो है वो वहां चले जाएगा या नहीं चला जाएगा, उसका कोई जो है वो मापदंड नहीं। देखिए, मैंने कल एक डिबेट में ये भी कहा था कि आपको आश्चर्य लगता है कि राघव चड्ढा और ये 60 लोग एक साथ में चले जाएंगे। मैंने बोला मैं सरप्राइज उसी दिन हूंगा या मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज किसी का जाना उसी दिन होगा जब मुझे खबर मिलेगी कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी नेता का भारतीय जनता पार्टी में जाना वो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। कोई शीशा मैं तोड़ नहीं है। मैं जहन में ये चीज को स्वाभाविक रूप से लेकर बैठा हुआ हूं कि कोई भी आदमी जो कल मेरे साथ बैठकर जो है भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहा है, सुबह में हो सकता है वो कमलम की चाय पीता हो, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं। एक ही आश्चर्य बचा है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे किस्से हमने देखे हैं, ऐसे किस्से देखे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने गालियां दी है, जेल में डाला है, केस किए हैं, वही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। तो ये शुद्धिकरण, राजनीति का शुद्धिकरण का एक अभियान है। इसमें जिन जिन लोगों को अपने आप को शुद्ध करना है, आपने कहा ना भ्रष्टाचार तो कायम ही है, लेकिन ये विपक्ष के लिए है। तो जितने भी राजनीति के अंदर लोग हैं उनको अपने आप को शुद्ध करना है कि कुछ भी करो उसके बाद भी आपका आत्मा पवित्र रहेगी। तो उन सारे लोगों को जो है वो भाजपा नाम की जो है गंगा है उसके अंदर डुबकी लगाना ही पड़ेगा, वरना वो कितने भी ईमानदार हो, केजरीवाल चीख चीख कर बोले कि हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, जब तक केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी आत्मा को जो है राजनीतिक शुद्धिकरण नहीं मिलेगा। बहुत सही बात है। अब एक और मुद्दे पे आ जाते हैं जो आज की बातचीत का आखिरी मुद्दा है। राम माधव एक जमाने में तो भाजपा के लिए और नरेंद्र भाई के लिए भी बहुत करीबी थे और बहुत बड़े बड़े मिशन जो है उन्होंने भी कंप्लीट किए। अब वो इंडिया फाउंडेशन के हेड है बताया जाता है, और अमेरिका की बड़ी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है हडसन यूनिवर्सिटी, वहां पे वो भी थे और ये दत्तात्रेय होसबोले भी थे। हालांकि ये अमेरिकन उस यूनिवर्सिटी का वो जो एंकर था उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले के नाम की बीप से बीप बजा दी क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, वो अलग है। लेकिन इन दोनों ने जाके एक तरह से जो रिश्ते बिल्कुल खट्टे हो चुके ना एकदम,
उस खट्टे रिश्ते को उसमें थोड़ी मिठास डालने की और एक तरह से गुहार लगाने की संघ की कोशिश या तो मोदी साहब की कोशिश का नतीजा था कि वहां पे वो मिले और अपनी अपनी बात रखी। अब उसमें राम माधव ने ये कह दिया जो कि अपने आप में ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वो कहने के लिए गए थे, और मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूं कि इनमें से किसी की हैसियत नहीं कि अगर मोदी साहब नहीं चाहते तो वो नहीं तो जा सकते हो। मोदी साहब की मंजूरी के बगैर राम माधव क्या मोहन भागवत भी जो है कहीं हिल नहीं सकते। अभी स्थिति ये है, तो वो बिल्कुल उनसे पूछ के गए होंगे या तो उनके द्वारा ही भेजे गए होंगे और उन्होंने जो कहा होगा वही बात को रखने के लिए गए होंगे। ये बिल्कुल दिए की लॉ की तरह जो है साफ दिख रहा है। अब ऐसे में राम माधव अगर ये कह दें कि भाई साहब हमने गलती क्या की, आपने कहा ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दो, हमने कर दिया। आपने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो, हमने कर दिया। आपने जो ट्रेड डील हमको पेश की वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, जिसको लेकर हमारी हालत खराब कर दी ओपोजिशन ने इंडिया में, फिर भी हम उस पर अड़े हुए हैं। अब करे तो करे क्या, मतलब कौन सी वो पूजा अर्चना, वो आरती जो है वो करना बाकी है ट्रंप साहब की, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं कि ताकि हमारी अभी जो है वो बैंड बजाई जा रही है। ये कह दिया, उसके बाद फिर माफी मांगी उन्होंने, पर पहले जो कहा है वो सुनाऊंगा मैं और उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। सर पहले ये सुन लीजिए। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know. अब यहाँ पे ये उनको एक्चुअली इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना था, वहां पे मोदी साहब का नाम लेके बोलते तो अच्छी बात थी। वो इंडिया हैज नथिंग टू डू विद दिस डील एज ए होल, बट ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था कि आप बताइए महाराज क्या करें, मतलब आपके सोने का छत्तर बनाए, चांदी का झूमर बनाए और क्या हम झूला झुलाते रहें, आपको करे क्या। उसके बाद जब ये बड़ा आउटरीच हुआ इस बयान को लेकर, तो फिर उन्होंने ये कह दिया, ठीक है, ये उन्होंने ट्वीट कर दिया कि व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग, जो मैंने कहा था वो गलत था। ठीक है, मैंने जो कहा था वो गलत था। इंडिया डिडंट एग्री टू स्टॉपिंग इंपोर्ट फ्रॉम ऑयल ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एनी टाइम। Also, it vigorously protested 50% tariff position, and I was trying to make a limited counterpoint to the other panelist, but factually incorrect. My apologies. अब ये एक तो इनको थूका हुआ चाटने की पैदाइशी आदत है, इसलिए तुरंत थूक के तुरंत चाट सकते हैं, इनको इनमें कोई शर्म नहीं आती। पर ये अब कह रहे हैं कि मैंने बात ही गलत कर दी थी ना, हमने कहाँ रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया, और टैरिफ जो 50% है उस पर भी हमने तो प्रोटेस्ट किया हुआ है ना। ये तो मुझसे काउंटर आर्गुमेंट करते करते मुझसे गलत बात निकल गई। अब ये कहने के लिए तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी वो बोल चुके हैं। और उसके बाद फिर एक और दृश्य दिखाता हूं, जहां पे जो भारत में कम्युनल डिसहार्मनी जो है और सौहार्द को खत्म करने की और उसको उसमें आरएसएस के रोल की बात है, उस पर जब पूछा गया तो क्या सीन खड़ा हुआ, ये भी देख लीजिए आप। Doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef. Hey, Shri Madhavji, why are you in America? Why are you in America, Madhavji? What's your agenda? What's your agenda in this country? What are you trying to accomplish? What are you attempting to influence in terms of American politics? Who are you meeting with? Who are you meeting with? Are you reporting it? And most importantly, Shri Madhavji, what do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? Raping Christian nuns? Nothing?
नथिंग। बड़े मजबूत और सही सवाल पूछ लिए इस आदमी ने। एक तो यार कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये बताओ, किससे मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, है ना, किस हैसियत से मिल रहे हो, और फिर जो संघ पर जो आरोप लग रहे हैं, वो सब बातें वो एक अमेरिका के आदमी ने पूछ लिया। यहाँ हमको तो कोई मिलता नहीं है पूछने के लिए, तो हम पूछ नहीं पाते, और बाकी जो मिलते हैं उनको तो वही सब सवाल हैं जो गोदी में खेलते खेलते पूछे जाते। पर हाउ डू यू सी दिस, ये जो पूरा घटनाक्रम है ठाकर साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो जहां तक राम माधव का उस वहां पर हडसन यूनिवर्सिटी में जो स्टेटमेंट, वो अब कह रहे हैं कि वो गलत था, लेकिन वो सही था। देखिए, इसलिए सही था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्पोक्स पर्सन रह चुके, और स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना, उसका मतलब कि जो वैचारिकी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसको गोलकर अगर जो आदमी पी गया है, उसको डिफेंड कर सकता है आरएसएस की आइडियोलॉजी को, तो ही उसको उनका स्पोक्स पर्सन बना। फिर उनको जम्मू कश्मीर के प्रभारी के रूप में महासचिव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में से भेजा गया था, और जम्मू कश्मीर की राजनीति को जो है वो उस वक्त संभाल रहे थे। और जब वो वहां पर जाते हैं, और आरएसएस के प्रतिनिधि के रूप में ही हम समझते हैं कि वो वहां पर गए होंगे, और ये जो कार्यक्रम था उसमें जो कहा है वो स्पष्ट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेटमेंट को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, जोड़ा गया, जैसे नेता बचने के लिए कहते हैं। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपने जो भी हमको आदेश दिए, वो सारे हमने सर झुकाकर जो है उसका पालन किया। न हमने उसको विरोध किया, न हेजिटेट किया। आपने जो बोला वो हम करते गए। बताइए हजूर, हमारी गलती यहाँ पर कहां पर हो गई? ये टोन था। वो जो बोले हैं उसका अर्थ अगर आप निकाले तो वही होगा कि हमने गलत क्या कर दिया, भारत ने गलत क्या कर दिया। आपने जितने भी अत्याचार हम पर किए, 50% टैरिफ का हो तो अभी सह लिया, आपने कहा यहाँ से ऑयल खरीदो, यहाँ से बंद करो, वो सारी चीजें हमने कर दी। उसके बाद उससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? अब देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने माफी भी कब मांगी? जब उसको कांग्रेस ने उठाया, उसका जो है विरोध किया गया, ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, तो उसके बाद में उन्होंने ट्विटर पर आकर जो है वो माफी मांगी। जिस खड़गे साहब को माफी मांगो जो पूरे गुजरात में चलाया कि गुजरात का अपमान कर लिया, ये पूरे देश का अपमान करके आए। उन्होंने यहाँ पर आके कह दिया कि मैंने जो कहा था वो फैक्ट नहीं था। तो आपके पास अगर कोई फैक्ट नहीं था तो वहां पर जाकर आप वो बोले क्यों? आपको ये कहना चाहिए था कि भाई, हमने जो भारत की हैसियत से हमको जो करना होता हमारे हित के अंदर, वो निर्णय में जो है हम आपके साथ रहे, इतना भी कहा होता तो ठीक है, वो बच सकते थे वहां से पतली गली से। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनको व्याख्यायित किया एक एक निर्णय को कि भाई आपने ये कहा, हमने ये करा, आपने ये कहा, आपने ये करा, आपने ये कहा, हमने करा। उसके बाद बताइए हुजूर, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? तो जो विपक्ष कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए, उसी चीज को वहां पर वो प्रस्थापित करके चले आए। जब चले आए तो फिर उन पर दबाव बना कि आप क्या करके आए, आपको क्या करने भेजा था, क्या करके आए, तो आप माफी मांग लीजिए तो ये जो चीज है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन सच जो है, यहाँ पर आपने माफी मांग ली है, लेकिन अमेरिकन मीडिया या अमेरिकन जो पॉलिटिकल सर्कल्स है उसमें तो बात चली गई कि भाई भारत के प्रतिनिधि, एक ऐसा प्रतिनिधि जो है भारतीय जनता पार्टी को भी मार्गदर्शित करने वाली एक ऐसी संस्था से आता है, वो यहाँ पर अगर कोई बात कह देता है कि भाई आपके कहने पर वहां की सरकार ने उनका नुकसान होते हुए भी उस निर्णय को जो है वो माना है, वो बात चली गई, पूरे विश्व के अंदर चली गई। अब आप यहाँ आकर ये कह दो कि ये नहीं, सारी बातें गलत थी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो फंसा दिया है एक तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। दूसरी जो चीज है वो आइडियोलॉजिकल लेकर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो छवि वो भारत के बाहर बनी, और जिस प्रकार से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, किसको किसकी पूजा करनी है, वो सारी चीजों को जिस प्रकार से आदेशित करती है, और एक तरह से कट्टरवादी मुस्लिम संगठन जो काम करते हैं वही
यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, ये जो छवि लोगों के मन में है उसमें से उठकर कुछ सवाल थे जो राम माधव को वहां पर पूछ लिए। एकदम पॉइंटेड सवाल थे कि भी आप यहाँ कर क्या रहे, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी है, आप जो है वो महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आप जो है बीफ खाने वालों को किस प्रकार से लिंचिंग करते हैं, उस पर आप ये सब करने के बाद अमेरिका में आप क्या करें। तो देखिए आइडियोलॉजी के तौर पर भी राम माधव वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बचाव नहीं कर पाए, वो वहां पर बिना बोले निकल गए। उसका मतलब कि उनके पास उसके जवाब नहीं थे, वरना रुक कर जो है वो हर एक चीज का वो जवाब देते उनको। और पहले जो बात की वो देश की विदेश नीति जो है उसकी उन्होंने पोल खोल दी है। तो एक राघव ने जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो है बल्ले बल्ले कर दी, और एक राम ने, जो राघव का ही दूसरा नाम है, उसने जाकर जो है यहाँ के राम राज्य की जो है वो पोल खोल दी। तो ये स्थिति हुई है, और राम माधव जो है वो इसलिए उसको सीरियस लेना चाहिए। मैंने कहा कि वो बहुत सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आइडियोलॉजिकल तौर पर डिफेंड करने की पद पर थे, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का एक सेतु थे, और उसी के चलते उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी गई, और उसके ही प्रतिनिधि के रूप में वहां पर जाकर ऐसी चीजों को स्पष्ट रूप से कह देना। अब यहाँ अगर माफी मांगे ठीक है, वो तो उनकी परंपरा चली आई है माफी मांगने की, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। देखिए ये तीर निकल चुका, अब आप कितने भी प्रयत्न करें उसमें जो है जो नुकसान आपने कर दिया है उसका भुगतान नहीं होगा। तो राम माधव का जो है वो पासपोर्ट पर अब कोई दूसरे देश का थप्पा लगे, ये मुझे लगता है कि ये बंद हो जाएगा। माफी भी लोग है ये तो। ये एक ही चीज जो इनकरेक्ट की, जो मैंने पहले भी कहा, जो उन्होंने अपने बयान में बताई, वो मुझे लगता है वो एक ही है कि उन्होंने कहा कि वेयर इज इंडिया लैगिंग बिहाइंड नाउ। इंडिया नहीं, आप वहां मोदी साहब बोलना था आपको कि मोदी जी, साहब जी। अब कहाँ पिछड़ रहे हैं आपकी सेवा करने में, ये बताइए। इंडिया नहीं लिखना था या बोलना नहीं था, वहां वो इनकरेक्ट थे मेरे ख्याल से, बाकी तो हर जगह करेक्ट ही थे वो। तो ये तो ऑब्वियसली मतलब ये सब हो रहा है। अब समाप्त हम करना चाहेंगे, ये सब हो रहा है, बात सही है। अब हर तरह से इनके असली चरित्र के आगे जो एक आवरण था बहुत बड़ा, वो आवरण तार तार हो चुका है ठाकर साहब, है ना। अब कुछ बचा नहीं है असलियत छुपाने को, देश में भी और विदेश में भी। इस स्थिति में वो ये कब तक टिक पाएंगे, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हर चीज का एक समय होता है। किसी भी देश के अंदर आप देखिए कि तानाशाहों का शासन बहुत लंबा चला है, लेकिन जब टूटा है तो बहुत बिखर के टूटा है। जहां पर भी लंबा शासन चला है उसका जब बंधन देखिए, लालू प्रसाद यादव 15 साल तक जो है बिहार में राज किया, टूटे तो फिर वापिस आने की जो है लेफ्टिस्ट का शासन आप देख लीजिए, सालों तक 25 साल तक जो है लेफ्टिस्ट का राज चला, जब टूटे तो फिर वापिस लौट कर नहीं आ पाए। कांग्रेस का शासन देखिए देश के अंदर 50 साल तक जो है निर्विरोध चला, जब टूटी तो सत्ता में वापिस आने के अंदर जद्दोजहद आज भी उनको करना पड़ रहा है। तो हर एक चीज का समय होता है, इस चीजों का भी समय जो है अब धीरे धीरे लोगों के बीच में, देखिए गुजरात के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे अब कहने लगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, कांग्रेस के विरोधी, वो कह रहे हैं कि अब जो है एक आध बार जो है इनको सबक मिले, ये जरूरी हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी चल रही है और लोगों को सुन नहीं रही है, एक अहंकार हो गया है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन चुनाव जीतते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं रही है संगठन में और सरकार के बीच में। तो बहुत सारे लोग अब ऐसा चाह रहे हैं कि इनको एक बार जो है वो ये स्थिति का पता चले कि नहीं भैया आपको भी जो है वो जनता हरा सकती है। तो ये कुछ उसके अंदर बदले, कुछ जो है ये सुधरे, ये चीजें अब धीरे धीरे बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। तो हर अति का, मैंने पहले ही कहा, हर अति का अंत होता है, और
लोग समझने लगे। अब धीरे धीरे जो है ये बातें, देखिए ये तो चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद में ये जो वॉर चल रहा है और ये टैरिफ है या जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है और जो सारी चीजें, उसका असर हमको देखने को मिलेगा, एक ही हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। तो उस बिल्कुल। स्थिति के अंदर लोग भी समझेंगे कि भाई क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। तो आइडियोलॉजी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बहुत दिनों तक जो चला है, वो जब वास्तविक जमीन पर लोगों को होता नहीं दिखेगा और जिंदगियां जो है वो मुश्किल होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जरूरी ये है कि उस बदलाव के लिए विपक्ष अपनी कमर को कस ले, अपने ऐसे लोगों को जो है वो आगे कर ले कि जो सर पर कफन बांधकर जो है वो पार्टी और देश के हित में काम करने के लिए सही रूप से जो है वो इच्छुक है। ऐसे लोग नहीं कि भाई सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए या पावर गेन करने के लिए अपनी अपनी पार्टी का इस्तेमाल करें कि अपना जो है वो कीमत तय कर ले और डील के इंतजार में है। ऐसे लोगों से विपक्ष को भी किनारा करना पड़ेगा जितना जल्द हो सके, तो जो है वो लड़ाई के अंदर कोई असर दिखेगा। वरना ये जो स्थिति है वही स्थिति हमें अगले 5 साल देखने को मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस मामले में। तो मुझे लगता है कि हमने विस्तार से जो है बड़े सभी अभी जो सांप्रत मुद्दे हैं सबको हमने छूने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और हमारे जो सब दर्शक साथी हैं उन तक उसे पहुंचाने की कोशिश की। तो आज यही बातचीत को समाप्त करेंगे। ठाकर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ना सिर्फ जुड़ने के लिए लेकिन विशद रूप से चीज़ों को समझाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण थी आपकी बात और आपने जो कुछ बातें कही वो तो बड़ी सटीक लगी मुझे और मतलब आई कुड विजुअलाइज़ इट एज़ कि आप जैसे कह रहे थे मैं इसको विजुअलाइज़ कर पा रहा था। तो थैंक यू वेरी मच ठाकर साहब। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब इस बातचीत को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप अपनी राय ज़रूर से रखें इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस चर्चा को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर। और अगर आपको लगा कि ये सार्थक था तो इसको फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों तक ये पहुँच पाए क्योंकि यूट्यूब पर हमारी रीच दबाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो आपका सहयोग चाहिए उसमें। और अगर आप में से हमारे जो नए दर्शक हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें और अपने साथियों से भी करवाएँ। और नीचे जो स्क्रॉल देख रहे हैं, उस स्क्रॉल में जानकारी है कि आप कैसे हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। हमें उसकी ज़रूरत है। आपसे गुज़ारिश है कि जैसे, जब, जिस तरह से आप देना चाहें, इस जानकारी का उपयोग करके आप ज़रूर से हमें आर्थिक सहयोग दें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।